में एक बात लेके हुई थी, अभी तो शादी हुई है और आप वार जोन में जा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचो। तो मैं बोला कि सब थोड़ी मरते हैं जाने वाले, अब जिसके भाग्य में मरना लिखा है वो तो कहीं भी मरेगा। कहीं भी मरेगा, बिल्कुल। तो जो ईश्वर ने लिखा है ठीक है। कहीं बॉम्ब टैकल किया गया, कहीं दागा गया और आपसे काफी करीब गिरा था वो। मैं करीब 800 मीटर दूर थे हम लोग गाड़ी से, वहां से बोफोर्स तोप से जो है गोला था और हमारी गाड़ी 800 मीटर दूर शेक कर गई। तो जब छोड़ने का इम्पैक्ट इतना है तो उससे गोला गिरने का क्या इम्पैक्ट होगा ये इमेजिन कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया पर्सनल भी वहाँ पे कवर करने के लिए टारगेट भी हुआ। वो एक शेलिंग आया था उधर से, लकीली क्या पता वो ऐसा लगता था कि भाई वो मीडिया को भी टारगेट करना चाहता। हम लोग लकी थे कि हम पर नहीं गिरा, वो दूर जाके कहीं FCI के डिपो पे गिरा। भगवान ने बचा लिया। भगवान ने बचाया। तो जो मेरा थिंकिंग थी कि जब तक लिखा है तब तक तभी आएगी मौत, ऐसे मिलेगी। अब कुछ कर लीजिए। सो हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। मैं हूं आदर्श और हमारे लिए फिर से सौभाग्य की बात यह है कि हमने कभी कल्पना की नहीं थी कि हमारे पहले जो 2 गेस्ट होंगे वो इतनी खास, इतनी महान शख्सियत होंगे। हमारे बीच सुरेश कुमार सर है जो कि ऑल इंडिया रेडियो से मौजूद है हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। मैं भी बहुत खुश हूँ आपके साथ बैठकर। सर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसी शख्सियत हमारे पॉडकास्ट में, वो भी स्टार्टिंग के समय में ही हमें मोटिवेट करने, हमें बहुत कुछ सीखना भी है आपसे और बहुत कुछ जानना भी है आपसे। सर बात करें, आप सूरत आ चुके हैं पहले भी एक दफा, लगभग 18-20 साल से अधिक हो चुके हैं इस चीज को। ठीक है सर, आपने क्या कुछ, कैसा लगा पहले तो सूरत, पहले के सूरत में और अभी के सूरत में क्या डिफरेंस आपने देखा? काफी चेंजेस आ गए हैं। जो पहले जो सूरत जो था एक छोटा सा शहर हुआ करता था, अब ये रूम कर रहा है बड़े बड़े शहर के और बहुत सारे फ्लाईओवर्स हो गए। काफी सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा चेंजेस आया। दूसरा जो टेक्सटाइल मार्केट है वो उसका एक्सपेंशन देखने को मिला। अच्छा, काफी बड़े दायरे में अब टेक्सटाइल मार्केट फैल गई है, पहले छोटे से इलाके में। और उसमें भी एक बड़ा चेंजेस ये आया कि बाहर से आने वाले को, और मुझको भी उस टाइम पर बड़ा शौक था कि भाई यहाँ से कुछ परचेजिंग करे। नई नई शादी थी उस टाइम पर। अच्छा, तो ये भी कह के आया था घर पर कुछ लेके आऊंगा। और काफी मतलब शुरू से एक शौक रहा कि कपड़ों के बारे में, डिजाइनिंग को लेकर बड़ा मैं चूजी रहा हूँ। तो काफी करीब 6-7 साड़ियां मैं वाइफ के लिए लेके गया तो, और बहुत अच्छी डिजाइन थे और वो मिस करता हूँ। काफी उन्होंने रच के पहनी। कॉम्प्लीमेंट भी मिले होंगे काफी। बहुत हाँ। फिर अब की बार आप सूरत आए हैं सर, अब की बार भी कुछ आपने परचेस किया उनके लिए? कोशिश की थी, कल को कुछ बहुत ज्यादा उत्साह नहीं मिला क्योंकि एक तो मुझे भी बताया गया कि ये जो यहाँ पर जो मार्केट है वो होलसेल की तरफ आप नहीं जा सकते और काफी कुछ चीजें जो है वो सेम प्राइसेस और सेम उसमें। बट कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है सभी तरफ से जो है सामान आता है। एक्चुअली ऑल ऑफ इंडिया से सूरत जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यहाँ से एक्सपोर्ट है। और दिल्ली में एक एडवांटेज है कि पूरे इंडिया से आपको जो है वैरायटी मिलती है। तो यही बताया गया कि अभी उतना मतलब रिटेलर के लिए उतना ज्यादा थोड़ा सा है नहीं। तो और जो यहाँ की रिटेल मार्केट है वो कम बेस दिल्ली के जैसी है। जो जिस प्राइस रेंज में आपको दिल्ली में मिलेगा उस प्राइस रेंज में। फूड की बात करें, कोई फेवरेट खाना आपका सूरती? बिल्कुल डिफरेंट फूड है यहाँ पर आपका। और ऑब्जर्व किया मैंने कि ज्यादातर बेसन के आइटम बहुत ज्यादा है। लेकिन जो वैरायटी है अमेजिंग। सर बात करें, आपने कारगिल हो गया, प्लेग हो गया और फेमाइन, राजस्थान और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपने कवर की है, उसके तरफ भी आगे बढ़ेंगे। सूरत आपका जब आना हुआ था पहली दफा रिपोर्टिंग के मकसद से ही आना हुआ था, तब प्लेग फैला हुआ था। हम में से कोई शायद उस वक्त होगा भी नहीं, और होगा भी तो उतना ज्यादा नॉलेज होगा नहीं। एक बार आप हमें उस वक्त के सीन के बारे में, क्या कुछ रहा था उस वक्त और क्या कुछ आपने कवर किया, क्या नोट किया, थोड़ा बताएंगे। इससे पहले कि मैं उस चीज पे बताऊं तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो में 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक जो है जनरल प्रोग्रामिंग और एक है न्यूज।
प्रोग्रामिंग, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। दोनों में मतलब बहुत कम इंटरेक्शंस है। जो उधर गया तो इधर नहीं आता, और इधर गया तो उधर का मजा आ जाता है, तो वो उधर नहीं जाता। मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ। 20 साल के करीब जो है मैंने रहा, तो कभी ये देखने का मौका ही नहीं मिला कि प्रोग्राम, जनरल प्रोग्रामिंग में क्या होता। थोड़ा इंटरेक्शन होता था, पर बहुत ज्यादा दखल करने की कोशिश नहीं की मैंने, क्योंकि मैं उस साइड में बहुत संतुष्ट था। तो न्यूज रिपोर्टिंग करते हुए एक खबर मिली कि भाई यहाँ जो है गुजरात अर्थक्वेक कवर करना है। अर्थक्वेक भी और प्लेग भी आया था, प्लेग उस सेम टाइम में आया था। तो वहां से अर्थक्वेक को जब हम कवर कर रहे थे करीब एक हफ्ते बाद, क्योंकि फर्स्ट टीम के बाद सेकंड टीम में मैं आया था, तो करीब फर्स्ट टीम में 3 या 4 दिन हो गए थे। तो हमारे कोलीग थे और अकेले रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो टीजी न्यूज जो है वो चाहते थे कि और ज्यादा कवरेज, वाइड कवरेज में। तो मुझे और मेरे मतलब सीनियर्स उनके साथ में आया था। न्यूज में जो हम लोगों की जो पोस्ट है, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, जो हमारी इंडक्शन पोस्ट है, न्यूज में उसको प्रोग्राम के लिमिटेड जो है फॉर्मेट है। एक तो ज्यादातर फॉर्मेट मेरे जमाने में जितने भी जो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव होते थे उनसे वो रिकॉर्डिंग का काम किया था। और जो जनरल प्रोडक्शन होती थी न्यूज की, तो जनरल प्रोडक्शन में एक न्यूज रील प्रोग्राम होता था और टॉक सीक्वेंस प्रोग्राम। तो स्कोप बहुत कम था कि वो हमें स्पेस कम देते थे कि हम इंडिपेंडेंटली जो है एज एन एडिटर काम करें। प्रोडक्शन के लिए बहुत वो लेते थे कि प्रोडक्शन में वो घुस नहीं सकते थे। और उसकी एक वजह ये थी कि जो अभी लीनियर और नॉन लीनियर जो रिकॉर्डिंग हुआ था, अब जो है नॉन लीनियर का जमाना है। पहले लीनियर, तो टेप रिकॉर्ड पुराने थे, उसमें टेप वाली थी, तो बड़ा मुश्किल होता था उनको उस फील्ड में घुसने का। उसका एक एडवांटेज भी मिला था। तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्मेट होता जिसमें एडिटर जो है वो नहीं जाया करते थे, तो हमारा एक्सक्लूसिव फील्ड हो गया था। तो रिकॉर्डिंग के लिहाज से मैं उनके साथ गया था, मेरे साथ एक एडिटर, तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया। तो जितना भी जो न्यूज फॉल था, क्या कहते हैं, बुच में, तो वो सारा हमने करीब करीब 1.5 हफ्ते में कवर कर दिया। तो हमें लगा कि वहाँ स्टोरी जो है अब सैचुरेट हो गई, तो कुछ आसपास जाया जाए। तो उन्हीं दिनों में जो है वो गुजरात प्लेग का, ये सूरत में प्लेग का भी था। तो फिर हम अहमदाबाद से इधर आए, तो इस तरह से आना हुआ और देखा प्लेग में सैनिटेशन का काम बहुत चल रहा था। सूरत छोटा सा शहर लगा हमें, तो रेलवे स्टेशन के पास ही हम ठहरे। तो यहाँ से हमारे 10 किलोमीटर के दायरे में जो रिपोर्टिंग हमने करनी थी। सर, उस वक्त हम सिनेरियो की बात कर रहे थे, सूरत में आपने प्लेग के समय में किया था, तो उस वक्त क्या क्या लोगों की सिचुएशन क्या थी? पैनिक नहीं था उतना ज्यादा, जैसे हमारे में एक पैनिक ही होता है, नॉर्मल थे। और फोकस जो था वो सैनिटेशन पर ज्यादा था। तो लोग सेंसिटिव थे और काफी अच्छे से टैकल किया था, और कमेंडेबल जॉब था उस टाइम पर। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, बहुत अच्छा उनका जो उसको लेकर रेस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा। सर, कारगिल जैसा रिपोर्ट भी आपने वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग करी थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे डिटेल में, क्योंकि लोगों को जानना होता है कि उस वक्त क्या कुछ रहा था, सिचुएशंस कैसी थी। और अभी के जो यूथ है शायद इस चीज से अवेयर भी नहीं होते हैं, तो उन्हें बताना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या था, कारगिल क्या है एक्चुअली। जब मैं आकाशवाणी के जो न्यूज सेक्शन में था, उसको न्यूज रील बोलते हैं, तो न्यूज रील जो है वो प्रोडक्शन सपोर्ट देता है। हम प्रोडक्शन सपोर्ट की वजह से न्यूज रील सेक्शन में थे। वहाँ एक जो हमारे जो सीनियर्स थे ना, वो जबरदस्त थे। अच्छा, मतलब इंडिया में बेस्ट कह सकते। अब उनके सामने हम लोग हमेशा ही स्ट्रगल करते थे कि इनके सामने कैसे टिके। तो ये एक मौका मिला था हमें करगिल का ऑपरेशन विजय। तो डर तो था, खौफ था कि वार जोन में जाएंगे, तो उसके अंदर का चैलेंज तो है, तो क्यों ना जो है अपने आप को साबित करने के लिए इसको चुना गया। तो मैंने वो चैलेंज जो है स्वीकार किया। तो वो यही था कि बस घर में एक बात लेके हुई थी, अभी तो शादी हुई है और आप वार जोन में जा रहे हैं, कुछ तो सोचो। तो मैं बोला कि सब थोड़ी मरते हैं जाने वाले।
अब जिसके भाग्य में मरना लिखा है वो तो कहीं भी मरेगा। कहीं भी मरेगा, बिल्कुल। तो जो ईश्वर ने लिखा है ठीक है, चल। अच्छा, सर, तो वहां पे जो सिचुएशंस कल आप बता रहे थे, जैसे कि सेमिनार हॉल में, कि ये कहीं बॉम्ब टैकल किया गया, कहीं पे दागा गया और आपसे काफी करीब गिरा था, वो क्या कुछ था वो एक बार आप हमें फिर से बताएंगे? देखो, इंडिया जो और पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा हॉस्टाइल रहे हैं, वो तो है। राइट फ्रॉम द 1947। तो इस टाइम में भी ये डर हमेशा बना रहता है, कब सायरन बज जाए, कब कोई शेलिंग आ जाए, चाहे वो गलती से आ जाए। हम्म, तो ये डर तो पूरे बॉर्डर में रहता है, और वार टाइम में तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। हम्म, आ, एक जो इम्पैक्ट जो है, जैसे वहाँ हमने देखा, और बहुत बार बात हुई इंडिया में बोफोर्स को लेकर, बोफोर्स का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था, तो मैं उसको विजुलाइज कर सकता हूँ उसको, कि मैं करीब 800 मीटर दूर थे हम लोग गाड़ी से, तो वहां से बोफोर्स तोप से जो है गोला दागा, और हमारी गाड़ी 800 मीटर दूर शेक कर रही है। अच्छा, ये इम्पैक्ट है। तो जब छोड़ने का इम्पैक्ट इतना है, तो उससे गोला गिरने का क्या इम्पैक्ट होगा, ये इमेजिन कर सकते हैं आप। एक और आपने सर इंसिडेंट बताया था कि किसी दूसरे न्यूज ने हाँ, लाइव रिपोर्टिंग कर ली थी। और उससे पहले मैं एक और चीज बताता हूँ, कि हम लोग जो है जोजिला होटल में रुके हुए थे। तो वही एक जोन एक ऐसा था जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के पास था, तो सेफ जोन माना जाता था। वहां हम लोग रुके, फैसिलिटी थी, बहुत सारे मीडिया पर्सनल भी वहां पे कवर करने के लिए, और टारगेट भी हुआ वो एक शेलिंग आया था उधर से, और लकीली क्या पता, वो ऐसा लगता था कि भाई वो मीडिया को भी टारगेट करना चाहते। तो हम लोग लकी थे कि हम पर नहीं गिरा, वो दूर जाके कहीं एफसीआई के डिपो पे गिरा। तो गॉड, भगवान ने बचा लिया। भगवान ने बचाया। तो जो मेरा थिंकिंग थी कि जब तक लिखा है तब तक तभी आएगी मौत, ऐसे नहीं, और कुछ कर लीजिए। सर, और दूसरा जो आपका सवाल था कि वो करगिल का इंसिडेंट कौन सा जी, किसी मीडिया ने ये खबर हाँ, मीडिया के रिलेटेड जो आपका सवाल है कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी, तो मैं उसको फिर से रिकॉल करता हूँ कि ये दौर था 1999 का जो वार का था, और जो मीडिया जो थे 96, 97, 98 में मशरूमिंग होने लगे थे। पहले सबसे पहले जी टीवी आया, फिर उन दिनों में टीवी आए, और दो तीन चैनल, आज तक आ गया। 4 या 5 चैनल थे जो प्रोमिनेंट थे, उसके साथ साथ छोटे चैनल अभी पनपने ही लगे थे। अच्छा, 10-12 चैनल ही थे, ज्यादा चैनल थे। आज जैसे बहुत सारे चैनल हैं, अब तो उसके मुकाबले में बहुत कम था, क्योंकि सब लोग, अब उसमें क्या था कि जो मीडिया हाउसेस थे, वो कुछ जर्नलिस्ट ही थे जो मतलब मीडिया की दुकान खोलना चाहते थे। तो वो ये उसी में से लोग निकले कुछ, और उन्होंने जो है मीडिया हाउस अपना बनाया। तो वो दौर चल रहा था। उस दौर में कंपटीशन था, और एक फिनोमिना था जो हम लोग जो है रेडियो और दूरदर्शन में बहुत कम यूज करते हैं, जो एक्चुअल ब्रेकिंग न्यूज है ना, वही ब्रेकिंग न्यूज होती। अब उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो लैंड किया, ये उनके लिए ब्रेकिंग है, पहली बार जो है हम लोग वहां पहुंचे हैं। तो वो चैनल का ब्रेकिंग न्यूज में मसाला लगाने, मसाला लगा रहा था, वो मसाला लगाने की आदत आज भी है, वो तो हम देख ही रहे है ना। तो वैसा कुछ प्राइवेट न्यूज चैनल में हुआ करता था, तो वही उत्साह वैसा ही था, कुछ थोड़ा मसाला लगा के जो चीज नहीं भी है उसको अपने तरीके से पेश करने की आदत थी। तो अब इसी जुनून के अंदर जो है वो यही था कि वो सेंसिटिविटी को भूल गए वार की, और किसी एक रिपोर्टर ने इस तरह की गलती भी की कि जो पाकिस्तान से जो आने वाली शेलिंग थी, वो उसका बखान करने लगे कि यहाँ ये शेलिंग गिरी है, और ये हमारे बंकर से इतना दूर है। तो अब किसी को इम्पैक्ट का नहीं पता, इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि इसके क्या असर होंगे, और कुछ लोग लाइव कर रहे, वो जो लाइव कर रहे थे, तो लाइव का फिर ये हुआ कि जो उस दूसरे साइड में जो दुश्मन साइड है, तो वो जो है उसका एडवांटेज लिया, वो भी देख रहे थे, क्योंकि हाँ, वो भी देख रहे थे। और
वो जो देख रहे थे तो फिर उन्होंने जो है वो अपना लॉजिस्टिक ठीक किया डिस्टेंस उन्होंने और फिर बता वो दिया। एग्जैक्ट जहाँ मतलब वो उन्होंने बताया कि इधर इतनी दूर इतने फीट की दूरी पर जो है एक शैली गिरा बंकर से। तो जो निशाना तो उन्होंने बंकर को लगाना था तो उन्होंने सेट किया और फिर उड़ा दिया। तो हमारे साथ जवान जो है उस टाइम पर मारे इस गए। बड़े गलती की दुख की वजह बात। से, इस गलती की वजह से क्या? हाँ फिर गवर्नमेंट थोड़ा जागी और गवर्नमेंट ने उस टाइम पर जो है फिर सारे प्राइवेट चैनल को जब तक कुछ नया रेगुलेशन बनाते तो उस पे उसको उनको ऑफ किया और फिर जो है सरकारी मीडिया ही कुछ। सर दूसरी इंसिडेंट की तरफ बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले सर आपका 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। हाँ मैं 94 से हूँ 20 ईयर से भी ज्यादा। 20 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है। सर इस दौरान मतलब आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि आपको रेडियो में ही जाना है? रेडियो में जो है मेरी चॉइस नहीं थी। मेरी चॉइस जो थी वो कैरियर ओरिएंटेड ज्यादा था। ओके। घर में कंपल्शन थी। फादर जल्दी गुजर गए थे तो फादर पुलिस में थे तो मदर ने वो ट्राई किया कि मैं पुलिस में चला जाऊं पर मुझे लगा कि पुलिस में मुझे कंपलसेट ग्राउंड पर जो है वो छोटी पोस्ट मिलेगी। तो मैं उधर मम्मी को मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो फिर उनका ये प्रेशर था कि अच्छा तू जल्दी नौकरी लग। कहीं तो मैं बोला जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी नौकरी लगूंगा। तो अब ये हुआ 12th क्लास पास किया। तो बाय द टाइम 12th क्लास के आसपास में 18 साल का हो गया था। तो फिर प्रेशर यही था कि नौकरी जल्दी लेनी है क्योंकि घर की स्थिति संभालनी है। 3 बहनें थी जिम्मेदारी सबसे बड़ा लड़का था। तो यही था। तो फिर जो मिल जाए उस टाइम पर वही किया। तो जो अब 12th पास को क्या मिल सकता है ऑफिसर तो नहीं बन सकते ऑब्वियसली। तो फिर क्लर्क की नौकरी मिली तो क्लर्क को स्वीकार किया कि ठीक है यही सही। फिर वहां क्लर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री में। अच्छा। तो वहां से फिर क्योंकि ख्वाहिश थी आगे बढ़ने की। फिर इंटरनल वहां एक एग्जाम हुए तो वहां पर वो बताया गया कि यहाँ ट्रांसलेटर जो है वो उसकी वैकेंसी निकली है तो वहाँ ट्रांसलेटर हो गए। अच्छा। अंग्रेजी और हिंदी के। तो ट्रांसलेटर हो गए। ट्रांसलेशन के दौरान जो है मेरे जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे वो उनसे मुलाकात हुई और आप जान के हैरान होंगे कि जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मेमोरीज है उन साहब के साथ। तो हमारी चाहे कई रिटायरमेंट पार्टी होती थी तो साथ आते थे साथ बैठते थे उनका अनुभव सुनते थे और इतने डाउन टू अर्थ थे कि साथ बैठ के चाय पीते थे हम। सर मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा मतलब फैन तो नहीं कह सकते, बहुत फॉलो करता हूँ उनको। अब बाद में जब वो राष्ट्रपति हुए तो हम अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमने इस पर्सनालिटी के साथ जो है कितना नजदीकी से काम किया। तो ये ऑल ऑफ सडन हो कि आपको इस बारे में थोड़ा भी आइडिया था कि आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी और इस तरह वो तो हमारे चीफ थे ना। अच्छा। डीआरडीओ में। अच्छा। तो मैं डीआरडीओ में जब ट्रांसलेटर सेलेक्ट हुआ तो फिर उनसे मुलाकात हुई तो फिर तब ये ख्याल नहीं था कि ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अच्छा। तो तब वो हाँ वहां पे चीफ वहाँ वो डीआरडीओ के चीफ थे तो साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम डिफेंस मिनिस्टर थे। तो उस नाते जो है हमारी सारी फाइल्स उधर जाती थी तो उनसे मुलाकात होती थी। रेगुलर मुलाकात होती थी कब किसी न किसी सिलसिले में। तो जितने फंक्शंस होते थे आते थे तो उस नाते था इंटरेक्शंस। देखिए वो मतलब साइंटिस्ट जी थे शायद। तो साइंटिस्ट जी जो है वो टॉप रैंकिंग साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो 2 कमरों के सेट में रहते। हाँ तो जितना और इतना स्वभाव इतना बहुत ही अच्छा सबसे साथ मिलकर रहना सबसे बात करना और मोटिवेट करना बड़ा अच्छा। जब आप रेडियो के फील्ड में आए तो इसके बाद इस फील्ड में आने के बाद कोई एडवांटेज आपको मिला? जैसे कि अगर मैं मीडिया में हूँ तो मीडिया में होने का कुछ एडवांटेज मिलता है, लोग थोड़ा सा पर्सनल ट्रीट करते हैं, थोड़ा हाई हाई प्रोफाइल हमें फील कराते हैं, ऐसा कोई एडवांटेज आपके साथ रहा हो, कोई इंसिडेंट? रेडियो में जो मैं आने की जो मेरी रीजन था वो ये था कि क्योंकि मैं वहां जिस पोस्ट पर था उसके इक्विवेलेंट पोस्ट यहाँ पर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव हुआ। तो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव इसलिए चुन लिया कि यहाँ पर जो है क्लास 1 पोस्ट फर्स्ट एक कैडर आ गया था। कैडर का फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट वो हो गई थी। एक बैच आ गया था। तो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर। तो ख्वाहिश वो थी कि असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बनी। अच्छा। वो खींच के लिया इधर।
अब खींच के लाने के लिए ये था कि 2-3 साल जो है ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेंगे और फिर जो है असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बनेंगे। तो वो चीज लेके आई यहाँ। तो बाय डिफॉल्ट वो मतलब एक ऊपर चढ़ने की जो ख्वाहिश थी वो लेके आई गई। कोई बेनिफिट मिल पाया जब आप इस फील्ड में आए, रेडियो के फील्ड में आए, जैसे कि मैं मीडिया के फील्ड में हूँ, तो लोग हमें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कर देते हैं कहीं पे, जो लोग हमें जानते हैं, और कहीं पे हमें इजीली एंट्री भी मिल जाती है किसी चीज को लेकर। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ रहा हो जब आप रेडियो में गए हो, और उससे पहले जो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हुआ करती थी, रेडियो में जाने के बाद एक आपका प्रोफाइल बन जाता है और फिर उसके बाद वो चीजें इजी हो जाती है क्योंकि पहचान होने लग जाती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है आपके साथ? हाँ, इंसिडेंट रहा कि रेडियो में शुरू में जब आया था तो आखिरी प्रेस कार्ड मिल गया और पीआईबी का प्रेस कार्ड लेना एक बहुत बड़ी मतलब फक्र की बात है कि आप दिल्ली से जो है पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं और उसका थोड़ा सा ये हुआ कि जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात हुई, उनको नजदीक से जानने का मौका मिला एक्रेडिटेशन की वजह से, और आप जो है इंडिया के टॉप 400 जर्नलिस्ट में हैं। तो ये एक फीलिंग होती थी अपने आप में द्वारा, हाँ, कि भाई टॉप 400 जर्नलिस्ट में आप हैं। जब हम उनकी जो कैटलॉगिंग लिस्ट होती थी, जब कि कितने पीआईबी एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और उसमें अपने आप को पाना, ये फक्र की बात थी। और उससे एक फीलिंग आई कि इस फील्ड में जो है बने रहना है और इसमें कुछ अच्छा करना है। अब जब आ गए तो आ गए क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगे। जो स्पेशल जो होने की जो फीलिंग थी ना, वो आज भी है। मतलब जिस तरीके से शुरुआत हुई थी वो अभी भी आया था ना किसी और पर्पज के लिए, और फिर जो रुझान बना तो फिर ये हुआ कि जर्नलिज्म का असर दिल्ली उसमें मन में आता रहा। और आपको जान के हैरानी होगी कि अभी लास्ट 4 साल पहले जो है मैंने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में यूजीसी नेट किया। अच्छा। तो पीजी करने के बाद फिर यही था कि आगे कुछ लिखेंगे, कुछ करेंगे, ये ख्वाहिश। क्या बात है सर। ये ट्रीटमेंट तो सही में हमें भी वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले जब एज अ ग्राउंड लेवल हम देखते थे तो हमारे लिए किसी भी मिनिस्टर से मिलना या आईएएस आईपीएस से मिलना इट वाज नॉट इजी। पर जैसे ही आपके हाथ में माइक आ जाती है, प्रेस कार्ड आ जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट मिल जाता है हमें लोगों से भी, और लोग भी जानने लग जाते हैं। तो फिर ये चेंज तो आना लाजमी है। रेडियो में आने से पहले जो है मैं मतलब सर्विस के दौरान ही मैंने पीजी पॉलिटिकल साइंस में किया था, फिर मैंने लॉ किया। तब ये ख्याल नहीं था कि मुझे जर्नलिज्म की तरफ जाना है। तो जर्नलिज्म की जो डिग्री और जो यूजीसी नेट की तरफ में गया था, तो बहुत बात नहीं। अभी रिसेंटली जो है लास्ट के 5-6 साल बात करते हैं राजस्थान की तरफ चलते हैं। सर, आपने पैमाइन जब फैला था काफी ज्यादा था उस वक्त, आपने भूखमरी का समय राजस्थान का हमेशा रहा है। राजस्थान इस चीज से हमेशा स्ट्रगल करता है, और भी बहुत सारे स्टेट है, लेकिन राजस्थान थोड़ा डेवलपिंग में भी आ रहा है। तो सर वो मोमेंट कैसा था जब आप कवर करने गए थे वहां पे, क्या कुछ आपने नोटिस? जब आप कवरेज करते हैं तो बहुत सारी चीजें नजदीक से देखते हैं, जिसमें सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी देखते हैं, पब्लिक के क्या सोसाइटी में चल रहा है, सारी चीजें जानने को मिली। जो फीमेल की जो स्टोरीज थी, अब ये जो है ना फीमेल की जो स्टोरी होती है ये सॉफ्ट स्टोरीज में जर्नलिज्म के हिसाब से मानी जाती है, हार्ड स्टोरी नहीं। तो सॉफ्ट स्टोरी का जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा है। उसमें आप जो है मेन स्टोरी के साथ तो रहेंगे, तो जो उसके साथ अलाइन स्टोरीज हैं उनको भी कवर करते हैं। तो वो बहुत कलरफुल होता है, और साउंड के अंदर तो इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है कि क्या पूछिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक गांव में हम गए थे कि वहां पर जो है कुछ औरतें गाना गा रही थी। तो हमने पूछा कि आप क्या गा रहे हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उस गाने में गाली दे रही थी। मतलब एक ताना दे रही थी, गाली नहीं कह रही, ताना दे रही थी। तो वो जर्नलिज्म का जो एक सबक मिला कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, अपने डिस्पैचेस की शुरुआत कैसे करें। तो रेडियो में एक फॉर्मेट है कि आप एक मिनट 20 सेकंड से ज्यादा का एक कैप्सूल, क्योंकि 15 मिनट के न्यूज के अंदर आप कितना अपने आप को दिखाएंगे, तो स्कोप ही नहीं है। एक 20, एक 25 मैक्सिमम हुआ तो 1.5 मिनट आपको मिल जाएगा। तो 1.5 मिनट में आपको जो है ना क्या करना है कि जो एडिटर का जो है वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट का नरेशन, फिर आपको कट का स्कोप जो है वो 2 छोटे छोटे कट होते हैं, वो नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स।
तो उसी में सबको आप कुछ इस्टेब्लिश करना है। अच्छा। तो ये एक चैलेंज होता था, और फिर रच बस गए थे काम करते हुए। तो वो यही हुआ कि जैसे शुरुआत आप जो है उसी स्टार जो है न्यूज से, उससे क्या कहते हैं, साउंड वाइट से करें कि ये क्या गा रही हैं। तो पता नहीं लगा शुरू में, लेकिन ये लगता है कि कलेक्टर को ताना दे रही हैं कि आपने हमें कुछ नहीं किया तो हमारी जिंदगी जो है खराब हो गई है। तो वो एक इम्पैक्ट जो है दिल्ली में जो सुनने वाले थे, तो लाजवाब इम्पैक्ट था। हमारे डीजी साहब ने भी बहुत इसे अप्रिशिएट किया कि क्या क्या जबरदस्त प्रोडक्शन की है। तो ये था। अच्छा, तो वो अच्छा, फिर वो सोसाइटी में जानने को मिला कि क्या किस तरह से उनका लाइफस्टाइल है कि सुबह वो सब कुछ जो है, गर्मी ज्यादा होती है ना, तो सब कुछ वो निपटा लेना चाहते हैं 10 बजे तक। तो 10 बजे के बाद जो है ब्रेक हो जाता है, फिर वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं 3:30-4, और वो जब तक सनलाइट रहती है तब तक वो काम करते थे। एक फिनोमेना जानने को मिला। फिर वहाँ जो हमारे एक रेडियो जॉकी थे जो जोधपुर के थे, उनसे मिले, वो उनका लाइफस्टाइल हो, और ये जानने को मिला कि वो रूरल एरिया में कितने पॉपुलर है। और उस जमाने में तो फिल्म स्टार जैसी उनकी फॉलोइंग। अच्छा, जबरदस्त। उनका नाम मैं जान सकूं? मैं नाम मेमोराइज नहीं कर रहा। अच्छा। अच्छे, वो जो जोधपुर जो उनके बहुत जबरदस्त थे, मतलब वो आराम से बहुत फॉलोइंग। अच्छा सर, आप इस फील्ड में काफी समय से हैं। अभी अभी हमने बात की, आपने वो सारे दौर देखे। राजस्थान में ये प्रॉब्लम लगातार रही है। इवन पिछले साल भी काफी हद तक थी ये चीज। तो क्या वजह है जो राजस्थान में जो है भूखमरी रह रही है, और इसको हम कम तो कर सकते, खत्म क्यों नहीं हो रहा सर? बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो जो जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए उस तरह के नहीं है। दूसरा, जो डिफिकल्ट टेरेन की एक प्रॉब्लम है, पानी इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग जो है, यहाँ भी एक जर्नलिज्म का एक एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल बताएं। तो जर्नलिज्म का एक एग्जांपल जो हमने जब विजिट किया तो देखा कि जैसलमेर में एक आदमी जो है, कई एक खेत लिया उसने, और खेत लेने के बाद जो है वो वहां पर चावल की खेती कर, वो हमने स्टोरी कर कि भाई यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर जहाँ पानी नहीं है वो चावल की खेती कर रहा है। उसका मकसद ये नहीं है कि चावल उगाना है, उसका मकसद ये है कि दूसरों को वहां से भगाना है। अच्छा, उनके फील्ड को सुखा देना है, वो खेती लाएगी ना। अच्छा, तो ऐसे खुराफाती लोग भी। तो ये एक नया एंगल मिला स्टोरी का, तो उसको स्टोरी कर। सर, आपके और भी जो जर्नी है काफी शानदार रही। कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे इतने सालों के दौरान, जो आपके माइंड पे एक छाप छोड़ गया, जहां से आपने बहुत कुछ सीखा हो? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, कोई बहुत सारे हैं। अब जैसे मैं पार्लियामेंट एनेक्सी में बैठा था एक दिन, और ऑल पार्टी मीटिंग थी। सेंट्रल लेवल पर ऑल पार्टी मीटिंग में सारे जो टॉप लीडर थे वही आते। तो उन दिनों में ये शुरुआती दौर था, मतलब मेरी जो कैरियर का। तो मैं जो है मेल्ट्रॉन मशीन पे रिकॉर्डिंग, तो मेल्ट्रॉन मशीन में जो है वो ट्रेडिशनल टाइप का मशीन है जिसमें 2 स्टूल होते हैं और उस पर टेप चलती है। काफी हैवी मशीन है, 7.5 किलो की मशीन है। तो उसको हम ब्रीफ केस में लेके जाते, और उसके साथ वायर और दूसरी एक्सेसरीज काफी हैवी होती है। तो जब मैंने अपना पैकअप किया तो साथ साथ बाकी लीडर भी निकले, और मेरे साथ लालू प्रसाद यादव जी मुझे देख के मेरे पास आए का, और मेरे कंधे पे हाथ रख कर बोले कि कैसी लगी मेरी स्पीच। तो मैं बोला अच्छी थी सर। मैं क्या कहते हैं, क्या कहूँ कि इतने बड़े लीडर हैं, उनको क्या ये थोड़ी बोल सकते हैं कि खराब। नहीं सर अच्छी। तो आप जो है आज मेरा ये साउंड बाइट चलाएंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं सर, आप तो चीफ मिनिस्टर है। काफी कॉमेडियन टाइप भी है वो। हाँ, तो मैंने कहा सर चीफ मिनिस्टर तो सभी कवर होते हैं। नहीं, हम देखते हैं कि आप जो है मतलब यहाँ से लेके कुछ जाते हैं, वहां पर चला के कुछ आ रहा है। अब फिर मैंने उनको ऐसे ही, क्योंकि देखो जो एडिटोरियल कैपेसिटी वो जो है चीफ की होती है, तो अब स्पेस चीफ और स्पेस जो है दोनों की चल रही है। स्पेस पे भी हम मजबूर हैं। 15 मिनट के बुलेटिन में अगर मैं 10 लीटर को कवर करूंगा और खाली एक ही आइटम में कवर करूंगा तो हो नहीं सकता। तो
वो एक बंदिशें थी, लेकिन मैंने कहा हाँ सर कोशिश करूंगा कि आपको, तो ऐसा था। तो ये बड़ा अच्छा मोमेंट था। एक और मोमेंट जो है वो भी एनएक्सी का ही था, पार्लियामेंट एनएक्सी का। हाँ। तो वो भी ऑल पार्टी मीटिंग का ही था, वो उस मीटिंग का नहीं था, किसी और मीटिंग का था, वैसे ही चलता रहता। तो वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है, जब लंच टाइम हुआ तो मेरे पीछे आगे खड़े। तो मैं एकदम कॉन्शियस हो गया कि मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो, और बड़ा नाम है सर, आप आगे आगे। पर उन्होंने इतने इतने वो डाउन टू अर्थ थे, नहीं 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 काम नेचर के वो। नहीं नहीं नहीं, आप मैं यहीं ठीक हूँ, मैं सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप प्लीज आगे आ जाओ। तो करे नहीं कोई बात। तो ये देख के बड़े अच्छे मोमेंट थे। फिर ये जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर एक मौका आया। तो फिर जो है वो जब कारगिल वार खत्म हुआ तो जो लोगों के काम की जो सराहना हुई उसके मुताबिक जो है हम लोगों को मीडिया को बुलाया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जैसे ही मैं घुसा तो वहां से एक सिक्योरिटी पर्सन थे, सुरेश कुमार। तो पहले नजर में मतलब उनको कैसे पता, तो शायद वो डाटा वगैरह रखते थे, वो फेस वगैरह, वो बात में पता लगा। तो पर उस क्षण में ये लगा कि भाई ये मुझे जानते हैं। तो वहां पे लंच पे बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ लंच किए, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। सर थोड़ा सा पर्सनल जाते हैं लाइफ की तरफ। स्कूल खत्म करने के बाद जब आप फाइनली मीडिया में आए, और मीडिया में आने के बाद कभी ऐसा हुआ कि आप विजिटिंग पे स्कूल पे या कॉलेजेस पे कभी गए हो? मेरी मेरी जो नेचर है वो इंट्रोवर्ट्स है, बहुत ज्यादा मैं चीजों को बताता नहीं। और मैं मतलब क्या बताऊं, मैं अपनी, मेरी नेचर में नहीं है कि मैं मतलब ये पब्लिसिटी करूं कि भाई मैं यहाँ हूँ या ये मैंने अनएसनल कभी तो कभार पे बातचीत की, तो उस तरह का नहीं था। नहीं था। सर आखिरी के 2 क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास। सर भूकंप जब आया था गुजरात में, वो भी आपने सिनेरियो कवर किया था, कल आप बता भी रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। बहुत ही दर्दनाक मंजर था। एक स्कूल था, सुबह का टाइम था, 8:30 बजे जो है भूकंप आया था, और 26 जनवरी का दिन था। तो हमारे जो वहां, जब मैं तो लेट पहुंचा था, मैं तो भूकंप के दिन उधर नहीं था। तो करीब हम 4-5 दिन के बाद गए थे। और वहां के जो हमारे जो कुलीग थे आकाशवाणी बुझ के, उन्होंने बताया कि 2-2.5 मिनट तो ऐसे आवाज आ रही थी कि जैसे कोई चक्की चल रही है। अच्छा। और बहुत तेज आवाज थी, मतलब एयरक्राफ्ट जेट की जैसे। और अहमदाबाद में थोड़ा कम हुआ था, और भुज में बहुत ज्यादा हुआ। तो भुज में एक स्कूल जो था वो कलेप्स हुआ, और 300 बच्चे जो है उसमें दबने लगे। और चौथे 5वें दिन जो है जब हम पहुंचे थे, तो उस टाइम पर भी सर्वाइवर्स निकल रहे थे। तो ये देख के एक सर्वाइवर तो 7वें दिन निकले। तो वो एक अलग अजीब था कि 7 दिन तक जो है बगैर खाना खाए पिए निकल रहे हैं, और अलग अलग एंगल थे। बहुत ये एक रिपोर्टिंग का मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसमें ये था कि 8:30 बजे जो लोगों की दिनचर्या होती है वो सारी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी। कि कुछ लोग जो है सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो ऐसे कैसे रह गए, जो नहा रहे थे बाथरूम में वो ऐसे कैसे रह गए, जो सो रहे थे वो उसी पोजीशन में रह गए। तो वो जब उनको निकाल रहे थे तो वो एक मंजर जो है बहुत दर्दनाक था। और आप मतलब आश्चर्य से आंख फट जाती थी कि जो सेकंड फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर बन गया। अच्छा। 2 फ्लोर जमीन में समा गए, ग्राउंड और फर्स्ट। हाँ, और पूरे पूरे भुज शहर में एक भी दुकान जो है खुली नहीं थी वो जो पब्लिक को सर्व कर सके। तो हम लोगों के लिए भी बड़ा दिक्कत था। तो उस टाइम पर जो है गुरुद्वारों में और जो थोड़ी धार्मिक संस्थाएं थी जो वहां पब्लिक को खिला सकती थी कुछ, तो हम लोग उनकी लाइन में लग के फिर खाना खाते थे। और रेडियो स्टेशन जो आकाशवाणी का था वो भी डैमेज हो चुका था, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। और जो उस बिल्डिंग को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि जमीन से 1 फुट जो है वो सारी बिल्डिंग क्रैक थी।
कभी भी गिर सकती थी, कभी भी गिर इसलिए सकती थी कि क्योंकि मैं चौथे दिन से लेके और करीब करीब एक हफ्ते तक 7वें दिन तक डेली 30-40 भूकंप 4 और 5 रिक्टर स्केल पर आ रहे थे। अच्छा। 30-40 भूकंप डेली आते थे, तो उसका जो इम्पैक्ट था तो वो ये बिल्डिंग को बहुत ज्यादा और डेंजरस बना गया। और हमारी मजबूरी ये हो चुकी कि क्योंकि जो दिल्ली में जो साउंड बाइट भेजना है वो एक एसटीडी लाइन जो है हमारे को, एकमात्र एसटीडी लाइन जो है वो न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट के दो एसटीडी लाइन होती थी, एक एसडी के रूम में होती थी स्टेशन डायरेक्टर के, और एक जो है न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट के रूम में। अवेलेबल जो है वो हमारे न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट का ही था। तो न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट की जो रूम में जाना और वो फर्स्ट फ्लोर पे जाना और काफी मतलब सीढ़ियों से घूम के जाना होता, 20 से 30 सेकंड या 1 मिनट तक लग जाता। अब ऐसे में भूकंप आ जाए तो आप समझ सकते हैं। तो वहां पर जो है ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री उस जमाने की सुषमा स्वराज जी ने विजिट किया, उनको दिखाया, डरते डरते वो भी गई ऊपर और देखकर फिर जो है उनको बताया गया कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो प्रसारण था वो बिल्कुल दफ्तर के बाहर गेट पर जहां गाड़ियां पोर्च पर आती हैं वहां से चल रहा। अच्छा। लेकिन हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज से ऊपर भी हमारी जाना मजबूरी हुआ। तो वो देखकर जब उनको लगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं, तो अब वहां पर एक ये होता था कि 1:30 बजे के करीब जो है गुजराती बुलेटिन होता था, रीजनल बुलेटिन। तो हमारे वहां के जो लोकल अनाउंसर थे वो मैडम को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप यहाँ की जनता के लिए संदेश दीजिए। तो संदेश देते बैठे, तो उसी दौरान उन्होंने जिक्र किया हम लोगों का कि यहाँ का जो स्टाफ है किस तरह से काम कर रहा है, किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रशंसा की। और ये बात जो है दिल्ली तक जब हमारी पहुंची तो हमारे सीओ साहब भी बहुत खुश हुए। और उस टाइम में जो है हमें उस चीज का रिवॉर्ड मिला, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली। सर एक आखिरी सवाल, कोई फैन मोमेंट याद रहा हो, कोई खास फैन? हाँ, काफी लोग मिले, काफी। कोई एक इंसिडेंट उसके बाद हम खत्म करते। इसी ये जो रिपोर्टिंग के जो थ्रिल थे वो कई लोगों में शेयर हुए। वो यही पूछते थे कि वहां करगिल में किस तरह से किया। अच्छा। तो वो बहुत लोग मिले इस बार। और जब मैं करगिल में 20 साल 15 साल बाद जब मैं करगिल रेडियो स्टेशन में गया, तो वहां जो उन लोगों को ये देखे कि वो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन तब शुरू हुआ था, 1 या 2 साल हुए। तो उस टाइम पर जो है उन लोगों के बीच में जब मैं पहुंचा कि मैं तुरंत स्टेशन तक आया नहीं, इसे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो उन लोगों से जो मुलाकात हुई और उनके अनुभव शेयर किए तो वो भी बहुत रोमांचित थे। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बैक टू बैक हमने काम किया था आर्मी के साथ। सर आपसे बात करके सच में बहुत मजा आ रहा है और बहुत कुछ है जानने को, पर शायद समय की सीमा हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप फिर से सेम अगर आए, सूरत आए, बिल्कुल हमसे मिले, फिर से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे आपसे और भी ज्यादा विस्तार में सारी बातें जानने की। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक्स वेरी मच।